गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा चौधरी और मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप कक्षा 9th की साइंस, और जिसके अंदर बच्चों हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं आज, जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिसके पिछले वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर टिश्यू पढ़ा था, जिसके अंदर बच्चों हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की स्टडी करी थी। हमने देखा था कि जो प्लांट टिश्यू होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बच्चों, वो पोजीशन के बेसिस पे हमने पढ़ा था, 3 प्रकार में डिवाइड हो गया था, जिसके अंदर हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था। उसके बाद में बच्चों जो परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर भी उसके 3 प्रकार हमने पढ़े थे, पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं ये भी हमने देखा था। उसके बाद में बच्चों हमने प्लांट टिश्यू के अंदर ही पढ़े थे प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमने एपिडर्मिस और कॉर्क सेल की स्टडी करी थी। उसके बाद में बच्चों हमने एनिमल टिश्यू पढ़े, जिसके अंदर हमने देखा था कि जैसे एपिथेलियम टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही बच्चों हमने विस्तृत रूप से देखा था ब्लड को। उसके बाद में बच्चों हमने मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू है उसकी स्टडी करी थी, और बाद में हमने क्वेश्चन है उनको सोल्व करके देखा था। आज बच्चों हम इस चैप्टर के पार्ट 1 के अंदर वर्गीकरण है उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। बच्चों जो वर्गीकरण इस पार्ट का हमने नाम दिया है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। देखो ये अर्थ है, उस पे मिलियंस नंबर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जो हम कह सकते हैं कि जैसे ये समझें कि किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जितनी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट होती हैं, तो उसके अंदर समानताएं भी होती हैं और असमानताएं भी होती हैं। लेकिन बच्चों कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं अर्थ पे जिनको हमने अभी तक देखा ही नहीं है। जैसे हम कहें कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं, जैसे बहुत गर्म क्षेत्र है जहां हम नहीं जा पाते, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है वहां भी हम नहीं जा सकते, लेकिन वहां भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं ना कि सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम नहीं देख पाते। जैसे बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया है वो इतना छोटा होता है साइज के अंदर कि वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता, और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता होती है। तो क्या हम एनी टाइम माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास को साथ लेकर तो घूमते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि उनको हम नहीं देख पाते। इसी तरीके से जैसे व्हेल है जो आकार में बहुत ही बड़ा होता है, जैसे हम हाथी से भी समझ सकते हैं जो आकार में बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। तो बच्चों इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जैसे शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर भी हम लें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, या किस हैबिटेट के अंदर वो प्रेजेंट हैं, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके बेसिस पे उनमें क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण हम उन्हें कहते हैं जीवों में विविधता, जो इस चैप्टर का नाम है। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ टैक्सोनॉमी। तो बच्चों ये टैक्सोनॉमी क्या होती है, जो शब्द हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चों टैक्सोनॉमी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान की जाती है, उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है और साथ ही उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और उसी को ही हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और बच्चों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया था कार्ल लिनियस सर को, और ये कार्ल लिनियस सर वही हैं जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी नोमेनक्लेचर के लिए। साथ में बच्चों इन्होंने 1758 के अंदर जीव जगत को 2 भागों के अंदर विभाजित किया था, जिसके अंदर उन्होंने पादप और जंतु 2 वर्ग बना दिए थे। तो पादप जंतु 2 वर्ग हैं, इनके अंदर पादप है, उनके अंदर पादप को रख दिया गया, और जो जंतु है उस वर्ग के अंदर इन्होंने जंतु को रख दिया। तो हम इन्हें लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें नाम पद्धति यानी नोमेनक्लेचर, पहचान वह जीवों का वर्गीकरण करते हैं यानी उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो शाखा है जीव विज्ञान की, वो क्या कहलाती है बच्चों, टैक्सोनॉमी कहलाती है। और ये चीज़ बताई थी कार्ल लिनियस सर ने, इसीलिए हम कहते हैं कि कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ये बच्चों आपसे 1 नंबर के प्रश्न के अंदर पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, ये कार्ल लिनियस सर ही है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है, जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो बच्चों हम ये समझ चुके हैं कि जैसे हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेकिन बच्चों एक्चुअल में ये वर्गीकरण होता क्या है। जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर हम ये कहें कि जितनी भी
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, यानी उनके अंदर क्या तो विभिन्नताएं हैं और क्या उनके अंदर समानताएं हैं, तो इस तरीके से उनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब इस चीज़ को बच्चों हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारी क्लास 9th का गेम्स का पीरियड है और उसके अंदर हमें क्या करनी है, एक क्रिकेट की टीम बनानी है और एक हमें बास्केटबॉल की टीम बनानी है। अब सारे बच्चे तो क्या होंगे, यानी वो क्रिकेट भी खेलना चाहेंगे और बास्केटबॉल भी खेलना चाहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है, यानी क्रिकेट की टीम भी बनानी है और बास्केटबॉल की टीम भी बनानी है। तो इसके लिए हमने सोचा कि जो लंबे बच्चे हैं उनको तो हम क्रिकेट वाली टीम में डाल देते हैं और जो हाइट में थोड़े कम हैं उनके कंपैरिजन में उनको हम बास्केटबॉल की टीम में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने उनकी क्या करी, दो कैटेगरी बना दी, ए और बी। यानी ए के अंदर तो हमने क्या कहा कि जो लंबे बच्चे थे उनके हमने क्रिकेट की टीम बनाई, उनको हमने कह दिया ये है ए कैटेगरी। तो उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, यानी हमने यहाँ जो क्लासिफिकेशन किया है, यानी कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है, तो उसको हमने माना है कि हाइट के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासीफाई कर दिया है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी होंगी। उसके बाद में बच्चों बी कैटेगरी के अंदर हमने जैसे हाइट में थोड़े कम थे, जिसके लिए हमने बास्केटबॉल टीम में उनका चयन करा, तो उसके हमने कह दिया कि ये इनकी बी कैटेगरी होगी। तो उसके अंदर भी क्या होगी, यानी उनके अंदर समानताएं होंगी। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो कैटेगरी होती हैं, जिनके अंदर हम जैसे मान लो ए और बी कैटेगरी से समझ रहे हैं, तो ए कैटेगरी के अंदर मान लो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनके अंदर सिमिलरिटी होंगी, और जो बी कैटेगरी है उसके अंदर क्या होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर भी सिमिलरिटी होंगी। लेकिन ए कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो बी कैटेगरी से क्या होंगे, अलग होंगे। तो इस तरीके से इनको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लासिफिकेशन, यानी वो हम समानताएं और असमानताओं के आधार पर करते हैं। तो हम यहाँ लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, सभी जीवों को उनके समान व विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना या जीवों को लक्षणों की समानता एवं असमानता के आधार पर समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। यानी बच्चों ये जो इनके अंदर जो वर्गीकरण है वो उनकी जो विविधताएं हैं उनको स्पष्ट करने में सहायक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो विभिन्नताएं होते हुए भी क्या होती है, जो यूनिटी है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, जीव जगत के भाग। हमने कहा था कि कार्ल लिनियस सर था, उन्होंने 1758 के अंदर जीव जगत को दो भागों के अंदर विभाजित कर दिया था, जिसके अंदर एक उन्होंने बताया था पादप और दूसरा उन्होंने क्या बताया था, जंतु। और बच्चों पादप के नाम से हम समझ जाएंगे कि इनके अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे प्लांट आते हैं, और जंतु जिसके अंदर सारे के सारे जंतु आते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत को दो भागों में बांटा था। तो इस तरीके से जीव जगत के दो भाग हो गए, पादप और जंतु। नेक्स्ट देखो बच्चों, जीवों में विविधता। यानी हमने यही तो कहा कि ये विविधता, इसका मतलब हम सीधा से ये समझ सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनके अंदर विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं वही क्या होती हैं, विविधताएं होती हैं। यानी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, उनके अंदर जैसे शेप के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, या उनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि वो कौन सा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, साथ में ही हम ये भी समझ सकते हैं कि उनका बिहेवियर क्या है और किस हैबिटेट के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनके अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं इनके बेसिस पे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, जीवों में विविधता कहा जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई आवास के आधार पर, यानी उनका क्या हैबिटेट है, कोई आकार के आधार पर, यानी हमने कहा था कि जैसे माइक्रोबैक्टीरिया है यानी वो बहुत ही छोटा होता है, या हम कह सकते हैं जैसे बैक्टीरिया भी, तो वो बहुत छोटा होता है, नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देता। और एक हम कहें कि जो व्हेल है वो काफ़ी बड़ा होता है, या फिर हम हाथी को भी देख सकते हैं, उसका आकार भी क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो जैसे एक सूक्ष्म बैक्टीरिया और दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल या विशाल वृक्ष जीवन काल के आधार पर भी, यानी जिनका लाइफ पीरियड क्या है, इस बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया था। ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीवों में भिन्नता पाई जाती है और जीवों में इन्हीं भिन्नताओं को विविधता
कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि विविधता का मतलब ही क्या होता है। यानी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उनके अंदर जैसे उनके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो उनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वही क्या होती है बच्चों, उनकी विविधता होती है, यानी डाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे कि बच्चों हम कहते हैं कि अर्थ के ऊपर मिलियंस नंबर के अंदर क्या पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और उसके अंदर हमने कहा कि उनके आकार में, आकृति में और साइज में, और साथ में ही हम ये कह सकते हैं कि उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें या फिर उनके हैबिटेट में क्या होती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे छिपकली है, ह्यूमन बीइंग है, पेड़ है, पक्षी है, एनिमल्स हैं, अलग अलग कीट हैं, तो सारे के सारे क्या हैं, इनके अंदर भिन्नताएं हमें दिखाई दे रही हैं और इसीलिए इनको नाम दिया गया है जीवों में विविधता। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसी विविधता के कारण कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सब में ही क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, किसी विशेष क्षेत्र में यानी किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। इसका मतलब सीधा सा है कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो जो विविधताएं हैं उस चीज़ को ये इंगित करता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अब बच्चों इस चीज़ को समझते हैं हम एक एग्जांपल से। हमने कहा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जैसे फूड चेन भी होती है और फूड वेब भी होती है। जो फूड वेब होता है उसका मतलब है कि फूड चेन है ना खूब सारी हो और जब वो कंबाइन हो जाती हैं तब उनको कहा जाता है फूड वेब यानी खाद्य जाल। अब बच्चों देखो, ये एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए फूड चेन या फिर फूड वेब है वो होना जरूरी है। इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ट्री है तो उस ट्री को कौन खा रहा है, जिराफ भी खा रहा है और हिपोपोटेमस भी खा रहा है। और जिराफ और हिपोपोटेमस को कौन खा रहा है, लॉयन खा रहा है। अगर मान लो जिराफ और हिपोपोटेमस नहीं हैं तो उन पेड़ों को खाने वाले हैं तो वो कौन होगा, या फिर जैसे लॉयन नहीं होगा तो जिराफ और जो हिपोपोटेमस है उनके जो नंबर्स हैं यानी उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए लॉयन का होना भी ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस बना के रखने का काम करते हैं। इसी तरीके से हमने कहा खाद्य जाल, तो खाद्य जाल क्या होता है, यानी जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं उसके अंदर सम्मिलित होती हैं उसे ही तो हम कहते हैं खाद्य जाल। जैसे हमने कहा घास है, घास को टीडा खाता है, टीडे को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा जाता है। इसी तरीके से बच्चों जैसे घास है, घास को हिरन खा रहा है और हिरन को मान लो कौन खा रहा है, लेपर्ड खा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो रही हैं, यानी इनकी जो नंबर्स हैं यानी इनकी जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की उसको बैलेंस करने के लिए एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है और यही हमने अभी बताया है। नेक्स्ट देखो बच्चों, आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट नोट है, यानी पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जिसके अंदर क्या है, यानी गर्मी भी है और नमी वाला भाग भी है और जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जैसे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी उनके अंदर विविधता पाई जाती है और उस रीजन को बच्चों नाम दिया गया है मेगा डाइवर्सिटी एरिया यानी मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। अब बच्चों हम कहते हैं कि ये जो जैव विविधता है पृथ्वी पर, ये इसके अंदर हम मोस्टली जो देश हैं जिनके अंदर हम कहें जैसे ब्राज़ील है, कोलंबिया है, मेडागास्कर है, पेरू है और मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों में ज़्यादा फोकस होता है इनका। तो हम यहाँ किस तरीके से लिखेंगे, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, कर्क रेखा और
मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, मेक्सिको है, जायरे है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कुछ देशों के नाम दे दें और आपसे पूछ लें जैसे मल्टीपल चॉइस के अंदर ही कि इनके अंदर जैव विविधता है या नहीं, यानी जैव विविधता तो है ही लेकिन अधिकतर यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा जैव विविधता है वो ज़्यादातर इन्हीं देशों के अंदर ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वर्गीकरण का आधार। यही तो हमने कहा था, जैसे हमने जो बच्चों की 2 टीम बनाई थी उनके अंदर भी हमने वर्गीकरण का यानी उनको कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए हमने हाइट को क्या माना था, आधार माना था। उसी तरीके से बच्चों अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए भी उनका कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। अब बच्चों इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी हमने कहा कि ये अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनका हैबिटेट है वो भी अलग अलग होता है, उनका बिहेवियर है वो भी अलग अलग होता है। तो हम उनको हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि उनकी बॉडी का जो लेवल है यानी उनकी बॉडी है वो कोशिकीय स्तर की है, और अगर वो कोशिकीय स्तर की है तो वो एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय हैं इसका मतलब उनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है और सारे के सारे काम उनकी एक कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। और अगर बहुकोशिकीय हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनका जो शरीर है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का मिलकर बना हुआ है और उनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होता है, यानी कार्य का विभाजन उनके अंदर पाया जाता है। और इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो कोशिकीय संरचना है उसके अंदर वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक है इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके अंदर क्या होगा, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है और उनके अंदर जो सेल ऑर्गन होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं और राइबोसोम प्रेजेंट होता है उनके अंदर, और वो भी बच्चों कितने प्रकार का होता है, 70S टाइप का ही होता है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं बच्चों ऑर्गेनिज्म उनके अंदर क्या हो जाएगा कि वेल डेवलप्ड दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और जो सेल ऑर्गन है वो भी उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, और जो राइबोसोम होता है बच्चों उनके अंदर वो होता है 80S टाइप का। तो इस तरीके से कोशिकीय संरचना के आधार पर या हम ये कहें कि पोषण की विधि के आधार पर, यानी हम जिसे कह रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, या फिर ये भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, इन बेसिस पर भी इनको क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। तो बच्चों हम कह सकते हैं जैसे प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसी के साथ बच्चों जैसे एल्गी है तो उसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और साथ ही बच्चों जो युग्लिना होता है उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये ऑटोट्रोफस होते हैं। इसी तरीके से बच्चों जितने भी एनिमल्स हो या फिर वो अपना भोजन खुद न बना पाएँ तो इसलिए हम कहते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफस से होते हैं। तो इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद में बच्चों जैसे उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेज हो रहे हैं, यानी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उनके बेसिस भी उनको क्लासिफाई किया गया है। तो हम यहाँ लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। जीवों में उपस्थित उनकी समानताओं के आधार पर एक समूह बनाया गया है और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें अलग रखा गया है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। नेक्स्ट देखो बच्चों, उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे परवाल या जिसे हम कोरल भी कहते हैं, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क। अब बच्चों देखो ये सारे के सारे कहाँ पाए जा रहे हैं, यानी समुद्र में ही पाए जा रहे हैं। इसका मतलब इनके अंदर सिमिलरिटी क्या होगी कि इनका जो हैबिटेट होगा वो मरीन वाटर ही होगा, यानी ये समुद्र के अंदर ही पाए जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग भी हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये जैसे स्टारफिश है तो इस स्टारफिश के अंदर क्या है, हमें 5 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन बच्चों जैसे ये ऑक्टोपस है तो ऑक्टोपस के अंदर हमें 8 भुजाएं दिखाई देती हैं, यानी इनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या फिर इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इनकी अलग है, इनकी शेप है वो भी अलग है, और इसी के साथ इनकी स्ट्रक्चर हमने बताई दी अलग है। तो हम कह रहे हैं कि इनके अंदर सिमिलरिटी क्या है कि ये मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर भी क्या
क्या है, विभिन्नताएं होती हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है, यानी इनका हैबिटेट है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। नेक्स्ट देखो बच्चों, उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। ये भी तो क्या है, एक लक्षण है, और इनके बेसिस पे भी क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के नए दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है, यानी इस आधार पर भी क्लासिफाई किया गया है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने कहा कि जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक हैं वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका थी उनके अंदर फर्दर जब डिवीजन किए गए तो उसके बाद में ही तो किसका निर्माण हुआ, यानी यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पहले का जो स्तर है उसी पर ही बाद का जो स्तर है लक्षण का वो डिपेंड रहता है। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए एक प्रारूप तैयार कर लिया जाता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का क्या आधार होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, सबसे पहले हम कह रहे हैं कोशिकीय स्तर के आधार पर, और यही मैंने आपको अभी बताया था कि जीवों के वर्गीकरण का सबसे आधारभूत या फिर मूलभूत लक्षण हम मान सकते हैं कोशिकीय स्तर। इसी के आधार पर सबसे पहले उनको क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे जीवों के वर्गीकरण का सबसे पहला आधारभूत लक्षण जीवों की कोशिकीय संरचना और कार्य हैं। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर। जैसे बच्चों हम कहें कि एक कोशिकीय जीव यानी उनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और बहुकोशिकीय जीव यानी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसी के साथ बच्चों हमने जैसे पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कोशिका भित्ति उनके अंदर उपस्थित होती है, लेकिन जो एनिमल होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, और यही मैंने आपको अभी बताया था कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्ण होती रहती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है, जैसे प्रोकैरियोटिक जीव, तो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और ना ही उनके अंदर सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है, यानी इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ जाती हैं, विभिन्नताएं आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वह किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है, क्योंकि जिसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट है तो उसके अंदर विभाजन की क्षमता भी क्या होगी, अपार होगी। इसीलिए हमने कहा कि केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उनमें सरम विभाजन पाया जाता है। तो बच्चों ये जो लाइन लिखी हुई है, जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कोशिकाओं का समूह हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, टिश्यू होता है, और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर किसका शरीर बनता है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, कार्य का विभाजन पाया जाता है, और वो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग जो उत्तक है, उत्तक से मिलकर उत्तक तंत्र बनता है, उनसे फिर अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। शारीरिक संरचना में भी सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नताएं होती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप एक अमीबा और एक कर्मी की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है, ये चीज़ हम
देख सकते हैं। यानी अमीबा है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, यानी उसके अंदर एक कोशिका है वो सारे के सारे कार्य कर लेती है। लेकिन अगर एक कर्मी है जिसका शरीर क्या है, यानी बहुकोशिकीय है, तो उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्यों के अनुसार ही वो क्या हो जाते हैं, विशिष्टीकृत हो जाते हैं, यानी विशिष्ट बन जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग को ही देखें तो उनके अंदर क्या है, जैसे पाचन तंत्र के लिए अलग होता है, और इसी तरीके से श्वसन तंत्र अलग है और उत्सर्जन तंत्र अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग कार्य करने के लिए वो कोशिकाओं का समूह है वो विशिष्टीकृत हो जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पोषण के आधार पर यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। और इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया कि जैसे प्लांट्स हैं तो उनके अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर देता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और जिसके थ्रू अपना भोजन खुद बना सकता है। और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जो जीव जैसे पौधे हो गए प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें शारीरिक संगठन का स्तर है वो अलग होता है। जैसे हम प्लांट्स को देखते हैं तो वो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें अलग ही दिखाई देती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है। जैसे रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर वो डिवाइड होता है, तो इस तरीके से उनकी जो शरीर की संरचना है वो भोजन बनाने के आधार पर ही डेवलप हुई है। जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उप समूह और फिर बाद में बड़े समूह में विभाजन का आधार बनते हैं। और इस तरीके से बच्चों इनके बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। और इसीलिए हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, वर्गीकरण का लाभ, यानी जो हमने ये क्लासिफिकेशन करा है तो उसका क्या लाभ होगा, यानी इस वर्गीकरण की क्या एडवांटेज होते हैं, ये हमसे यहाँ पता करना है। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर, अगर हम उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो ना तो हमें समानताओं का पता चलेगा, ना ही उनकी विभिन्नताओं के बारे में पता चलेगा। साथ ही बच्चों ना ही हम ये समझ पाएंगे कि उनके अंदर बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण है वो जैव विकास को समझने के लिए आधार होता है। साथ में वो जीवों को पहचानने में भी मदद करता है और जीवों के जो विशिष्ट लक्षण हैं उनको पहचानने में मदद करता है। अगर हम किसी एक संघ या एक क्लास के एक जीव के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो उससे हम जितने भी उसके अंदर अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उस संघ के या क्लास के अंदर, तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो हम ये किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। जीवों के जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी हो जाती है। यानी ये जो जैव विकास शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब ये है बच्चों, जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं इवोल्यूशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाता है वो तो जीवित रहता है, और जो सर्वाइव नहीं कर पाता है उसकी डेथ हो जाती है। और यही क्या है बच्चों, इवोल्यूशन है। जीवों में विशेष लक्षणों को समझने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, इससे जीवों को पहचानने में मदद मिलती है। इससे विभिन्न जीवों के समूह के बीच संबंध स्थापित करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है, एक जीव का अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों के बारे में पता लग जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, वर्गीकरण का लाभ हो गया। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये पॉइंट्स भी आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, वर्गीकरण और जैव विकास, यानी हमने अभी जो इवोल्यूशन कहा था, जैव विकास जो शब्द हमने लिया था उसके अंदर और इस क्लासिफिकेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम देखते हैं। तो बच्चों हमने क्या करा, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा था, और कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने के लिए हमने कहा कि उनके वर्गीकरण के लिए कुछ ना कुछ आधार होते हैं जो हमने पीछे स्टडी करे हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये हमने बताया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से। अब बच्चों इसके साथ हम ये देखते हैं कि जैसे इवोल्यूशन, तो बच्चों सबसे पहले जो इवोल्यूशन है उसके बारे में विचार आया था चार्ल्स डार्विन नामक साइंटिस्ट के दिमाग में, और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसी के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो उन्होंने कहा था एक जिराफ के माध्यम से, यानी जिराफ तो था उसके अंदर क्या था कि पहले वो पेड़ों की पत्तियों को जो खाता था वो पेड़ छोटे थे, और जैसे ही वो उन पत्तियों को खाता रहा तो वो पेड़ क्या हो गए,
समाप्त हो गए। उसके बाद में उनको जो लंबे पेड़ थे उनकी पत्तियां खाने के लिए उसको अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ा, जिसके कारण क्या होगी, उसकी नेक लंबी हो गई, ये माना जाता है। तो बच्चों अब एक चीज़ देखो कि अब वो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जिराफ है वो सरवाइव कर पा रहा है, यानी अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस कर पा रहा है, वो तो क्या हो जाता है, जीवित रह पाता है, और जो नहीं कर पाता है उसकी डेथ हो जाती है। और यही क्या है बच्चों, इवोल्यूशन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहले परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, चेंजेज आ जाता है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो इवोल्यूशन होता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी में जो चेंजेज होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो टाइम टेकिंग होते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि 1 या 2 दिन के अंदर ही उनकी बॉडी के अंदर चेंजेज आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो उनके अंदर परिवर्तन होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं, यानी धीरे धीरे उनकी बॉडी के अंदर परिवर्तन आते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, मूल लक्षण, यानी जब शरीर की बनावट होती है तो उस दौरान जो लक्षण पहले दिखाई देते हैं उसी को ही कहा जाता है बच्चों मूल लक्षण। और जब उस बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेज आ जाते हैं और उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने को सर्वाइव कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या आ गए, चेंज आ गए, यानी परिवर्तन उसकी बॉडी के अंदर हो गए। तो बच्चों इस तरीके से हम लिखेंगे, शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई देते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों जैव विकास, यानी जिसे हमने इंग्लिश में क्या कहा, इवोल्यूशन। और इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज कर पाते हैं, यानी उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर पाते हैं सक्सेसफुली, तब तो वो जीवित रहते हैं, और अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो इवोल्यूशन होता है वो ग्रेजुअली होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो परिवर्तन होते हैं वो एकदम से नहीं होते, यानी इनके अंदर टाइम लगता है। तो हम इसकी किस तरीके से लैंग्वेज के रूप में परिभाषा लिखेंगे ये देखते हैं। जीवों में वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं। इसका मतलब यह है कि उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन में उनको सर्वाइव कर पाने में मदद करते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण कोई जीव नई परिस्थितियों में अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखता है, और यही जैव विकास है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे हमने एक जिराफ के इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये जिराफ था तो पहले जब ये पेड़ों की पत्तियां खाता था तो वो पेड़ छोटे थे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पेड़ हैं उनकी संख्या कम होती गई, और इनको अपने भोजन के लिए यानी पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को क्या करना पड़ा, लंबा करना पड़ा। यानी इसकी गर्दन के अंदर क्या हुआ, यानी स्ट्रेच हुआ, और इसके कारण इसकी गर्दन लंबी होती गई। इसी तरीके से मान लो इन पेड़ों को भी इन्होंने खा लिया, फिर इनको और लंबे पेड़ खाने पड़े। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करवा रहा है, यानी सर्वाइव कर पा रहा है, यानी चेंजेस जो भी हो रहे हैं उनको वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी के अंदर ढाल रहा है। तो वो तो क्या करेंगे, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल नहीं पाते उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक इवोल्यूशन का डायग्राम है जो हमने इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। तो बच्चों ये चीज़ भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, यानी जो इवोल्यूशन है, जो जैव विकास है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, चार्ल्स डार्विन ने बताया था, और उसकी पुस्तक का नाम क्या है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैव विकास के आधार पर जीवों के प्रकार, और यही हमने कहा था कि जो इवोल्यूशन होता है वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होता है। अब बच्चों देखो, जैव विकास के आधार पर जो जीवों के प्रकार हैं उसके अंदर हमने कहा कि एक होता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हिंदी के अंदर कहते हैं आदिम जीव, या फिर इन्हें पुराने जीव भी कहते हैं, या फिर इन्हें निम्न जीव भी कहते हैं, और इन्हें साधारण जीव भी कहते हैं। और इस तरीके से इनके अंदर क्या होते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है
सिंपल ऑर्गेनिज्म। और बच्चों अगर उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चेंजेज हो जाएं, और यानी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने को सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, यानी उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है उन परिवर्तनों के कारण, तो इसलिए दूसरा हम कह सकते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म, या फिर उसे हम कह सकते हैं उन्नत जीव या उच्च जीव, या फिर इसे हम जटिल जीव भी कहते हैं। तो इस तरीके से जैव विकास के आधार पर जीवों के प्रकार हो गए ये दो, आदिम जीव या फिर इसे हम पुराने जीव भी कहते हैं, और साधारण जीव आ गया। दूसरा है बच्चों उन्नत या उच्च जीव, और जिसे हम जटिल जीव भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम यानी प्रिमिटिव अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। अब दूसरे प्रकार की कौन से जीव हैं ये भी हमें समझना है, यानी जिसकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए, यानी वो उस परिस्थिति के अंदर अपने को ढाल पा रहे हैं, जो उनके अंदर इसी के कारण क्या हो जाते हैं, बॉडी में परिवर्तन आ जाते हैं और उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो इस तरीके से उन्हें क्या कहा गया, एडवांस ऑर्गेनिज्म कहा गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, यानी जैसे जैसे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, जिसके कारण उनकी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जाता है। तो बच्चों ये साधारण और जटिल जो नाम दिए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी जो पुराने जीव होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं होते हैं उनको तो कहा जाता है साधारण जीव, और जिनकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं उनको कहा जाता है जटिल जीव। नेक्स्ट देखो बच्चों, यानी कुछ प्रश्न हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों जो हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम देखते हैं कि एक क्लासिफिकेशन जो हमारा आज का पार्ट है उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो इस पृथ्वी पर मिलियंस नंबर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो इनको पहचानने के लिए ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको समानताएं और असमानता के आधार पर कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। अब इसके बाद में बच्चों हम ये देखते हैं कि इन क्लासिफिकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ आधार होता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कोशिकीय संरचना के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि उनकी बॉडी का है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, या फिर वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इस आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया। इसी के साथ बच्चों उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कौन सा है, वो अपना भोजन खुद बना पा रहे हैं या अपने भोजन के लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, इस आधार पर। या फिर बच्चों इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन होता है वो इवोल्यूशन से रिलेटेड होता है। और इसके अंदर हमने देखा कि जो अपनी बॉडी के अंदर चेंज कर पाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो तो उस सर्वाइव कर पाएगा यानी जीवित रह पाएगा, लेकिन जो अपनी बॉडी के अंदर चेंज नहीं कर पाता उसकी डेथ हो जाती है। तो इस आधार पर भी इनको क्लासिफाई किया गया था। तो हमने इनके क्लासिफिकेशन के लिए कुछ आधार देखे, और उसके बाद में बच्चों हमने पढ़ा था जैसे सबसे पहले टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर हमने कहा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी पहचान की जाती है, उनका नामकरण किया जाता है और उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वही शाखा कहलाती है टैक्सोनॉमी। और हमने कहा था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होता है, कार्ल लिनियस सर थे। और इसके साथ ही बच्चों हमने ये भी देखा कि जैसे जैव विकास है उसके बारे में सबसे पहले बताया था चार्ल्स डार्विन ने। तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कार्ल लिनियस सर थे। और इसी के साथ बच्चों आप ये भी ध्यान रखना कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था स्टैंडर्ड नेम के लिए, वो भी किसने दिया था, इन्हीं कार्ल लिनियस सर ने ही दिया था। और चार्ल्स डार्विन के लिए हमें क्या याद रखना है, इन्होंने दिया था इवोल्यूशन, और जिसके अंदर इनकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन दोनों को भी आप याद रखोगे। साथ में बच्चों हमने देखा था कि इस वर्गीकरण के क्या एडवांटेज होते हैं, यानी जिसके अंदर हमने कहा ये जैव विकास को समझने में हेल्प करता है, जीवों को पहचानने में हेल्प करता है, और साथ में ही बच्चों इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो विशिष्ट लक्षण है वो कौन सा है, या अगर हम एक
क्लास या फिर एक फाइलम के अंदर किसी जीव की स्टडी कर लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी जो जीव आएंगे उनकी भी पहचान हम कर सकते हैं, यानी उनके लक्षणों को भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने कहा था क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और इस चीज़ को हमने देखा था कि जीवों के प्रकार, जिसके अंदर हमने कहा कि कुछ होते हैं प्रिमिटिव जीव जिनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कोई खास परिवर्तन नहीं हुए हैं, और कुछ होते हैं एडवांटेज ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, जिनकी उनकी बॉडी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए उनको जटिल जीव भी कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है और जो इवोल्यूशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। और उसके बाद में बच्चों हम कुछ प्रश्न हैं उनको हल करके देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो अभी मैंने आपको समझाया है तो इस आधार पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी इस क्लासिफिकेशन को हम क्यों करते हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, क्या हम उनको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो क्या हमें समझ में आएगा कि इनका आकार क्या है, इनकी आकृति क्या है, या कौन से हैबिटेट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, यानी सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इस पृथ्वी पर यानी मिलियंस नंबर्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको पहचानने के लिए, यानी उनके समानताएं और असमानताओं को जानने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर करोड़ों जीव हैं जिसके कारण प्रत्येक के बारे में अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर हम उनकी पर्टिकुलर स्टडी करना चाहें तो क्या हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते, और इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। इसलिए सभी जीवधारियों में समानता तथा असमानता को समझने के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नताओं के 3 उदाहरण दें। यानी बच्चों हमें ये बताना है कि अपने चारों ओर फैले हुए जो जीव रूप हैं उनमें उनकी 3 विभिन्नताएं, यानी सीधा सा मतलब ये है कि जो हमने क्लासिफिकेशन का आधार पढ़ा था उसके अंदर हमें उनके 3 आधार बताने हैं क्लासिफिकेशन के। तो बच्चों सबसे पहले तो हम समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि आकार के आधार पर, जिसमें हम कहें कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, यानी उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता होती है। और कुछ जो जीव होते हैं वो बहुत ही विशाल होते हैं, जैसे हाथी है, तो हाथी का आकार क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है जो हमें आसानी से दिखाई दे सकता है। तो हम आकार के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों हम ये देखते हैं कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं यानी मनुष्य हैं, उनका जो जीवन काल होता है वो लगभग माना जाता है 100 वर्ष का होता है, और जैसे गाय है, भैंस है, उनका जो जीवन काल माना जाता है वो लगभग 15 या 20 वर्ष के बीच में ही माना जाता है। तो जीवन काल के आधार पर भी क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, यानी क्लासिफिकेशन का वो आधार बन जाता है। इसी के साथ हमने ये भी कहा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे भी, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन जो हम हैं तो हम अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, यानी प्लांट्स या फिर अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। तो ये भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर भी इनको क्लासीफाई किया सकता है, या फिर हम कहें कि जैसे हम कलर के आधार पर भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे ये देखते हैं। विभिन्न जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है, यानी उनका लाइफ पीरियड है वो अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य का जीवन काल लगभग 100 वर्ष है, जबकि गाय 15 से 20 वर्ष तक ही जीवित रहती है। नेक्स्ट है बच्चों, जीव विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया का आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, जबकि नीले व्हेल या कैलिफोर्निया के रेडवुड के पेड़ कई मीटर लंबे होते हैं। यानी ये उनके आकार और ये उनके जीवन काल के आधार पर आ गया इनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखो बच्चों, जीवों के रंगों में भी विविधता पाई जाती है, यानी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई भी हमें अलग अलग रंगों की पाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि कलर के आधार पर भी विविधता पाई जाती है। कुछ जीव रंगहीन या पारदर्शी होते हैं तो कुछ रंग बिरंगे होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका ये आंसर लिख दिया। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? ए हमें दिया गया है उनका निवास स्थान, और बी हमें दिया गया है उनकी कोशिका संरचना। तो बच्चों मैंने आपको जब वर्गीकरण का आधार बताया था उस समय मैंने आपको कहा था कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके क्लासिफिकेशन का सबसे मूलभूत आधार है वो माना गया था उनकी कोशिकीय संरचना। यानी हम कह सकते हैं कि जो जीव है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। अगर एक कोशिकीय है तो उनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होगा, यानी सारे काम उस एक कोशिका के द्वारा कर लिए जाएंगे। और अगर वो बहुकोशिकीय, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होगा। और साथ में बच्चों हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक है इसका सीधा सा मतलब है उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। और यूकैरियोटिक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, सेल ऑर्गन भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण का जो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होता है वो होता है कोशिकीय संरचना। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, जीवों के वर्गीकरण के लिए उनकी कोशिका संरचना सर्वाधिक मूलभूत लक्षण है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के अंदर क्लासिफिकेशन और इसी के साथ बच्चों हमने देखा कि जैसे टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे, और इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया था, और हमने ये भी देखा था कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होते हैं, और क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है, क्लासिफिकेशन के क्या आधार होते हैं, और इसी के साथ बच्चों हमने क्लासिफिकेशन के क्या एडवांटेज होते हैं ये भी हमने देखे, और कुछ प्रश्न हैं वो भी हमने सोल्व करके देखे हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।